हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आगे हैं हम आज करियर क्लासेस बाय प्राची के साथ। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी। ये इस वीडियो को मैंने बुक से बनाया है, बुक की पीडीएफ ली है, फिर उससे इस वीडियो को क्रिएट करा है आपके लिए। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सेंड कर दे रही हूँ। मैंने मानव विज्ञान साइकोलॉजी की कुछ नोट्स भी बनाई हैं, कुछ अपनी लैंग्वेज में और कुछ बुक से रिलेटेड। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बुक से रीड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी कल आपका साइकोलॉजी की एग्ज़ाम है, तो आई होप कि सबके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे अभी तक जितने भी हुए हैं। और कल है आपका सेकेंड पेपर साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी की एमएड की फर्स्ट सेमेस्टर का कल है। और अगर और भी आप में से किसी का भी है, जैसे कि बीएड, बीएलएड, बीएड, डीएलएड, किन्हीं का भी है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करिएगा, भगवान आपको शक्ति दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विज्ञान का अर्थ। सामाजिक शाब्दिक रूप से मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी तथा लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना। मतलब कि जो पहले के हमारे वैज्ञानिक थे उनका मानना था जो शाइक है उसका मतलब होता है क्या, आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आत्मा का अध्ययन करना। इस प्रकार प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के शास्त्र के रूप में परिभाषित किया गया। धर्म ग्रंथ के जिससे आध्यात्मिक सत्ता का वर्णन मनोविज्ञान किया जाता है उसे आत्मा या शॉल कहा जाता है। उस समय की शिक्षा विवादों की धारणा थी कि वह आत्मा मनुष्य की उच्च मानसिक क्रियाओं, चिंतन, कल्पना, तर्क, आत्म निर्देश आदि के लिए उत्तरदायित्व थे। अतः प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा के दर्शन, फिलोसफी ऑफ सोल के नाम से संबोधित किया गया। मतलब कि पहले के जमाने में जो भी वैज्ञानिक थे उनका कहना ये था कि क्या है जो सामाजिक विज्ञान, क्या है वो आत्मा मनुष्य के उच्च मस्तित्व की क्रियाओं का उदाहरण है, उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया, फिलोसफी ऑफ सोल। तो अब देखते हैं कि इसका रियल अर्थ क्या होता है मनोविज्ञान के, फिर साइकोलॉजी के। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। इस प्रकार क्षण प्रशिक्षण समाज का विकास व परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के विकास व परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य के विज्ञान का भी विकास निरंतर हो रहा है। मनुष्य के ज्ञान के विकास ने मनोविज्ञान के भी परिवर्तन किए हैं, जिससे मनोविज्ञान के अर्थ और विचारधारा परिवर्तन सामने आए हैं। पहला है आपका मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य था आत्मा व परमात्मा की व्याख्या करना। मतलब कि पहले के टाइम में जब मनोविज्ञान आया था तो उसमें दर्शन शास्त्र के अनुसार एक शाखा थी, ठीक है, जिसमें उसका उद्देश्य क्या कहा गया, आत्मा को परमात्मा की व्याख्या करना। यूनानी दार्शनिकों ने प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टेज से लेकर सैकड़ों वर्षों तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा। इसके अनुसार मनोविज्ञान का मुख्य कार्य आत्मा के विषय में विचार करना था, किंतु यह परिभाषा बड़ी अस्पष्ट है। ऑब्वियसली सी बात है, आप किसी की आत्मा का ज्ञान कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, मस्तिष्क का ज्ञान कर सकते, बिहेवियर का कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर का कर सकते हैं, बट आप आत्मा का नहीं कर सकते। तो ये तो अस्पष्ट है ही, क्योंकि ये दार्शनिक इस बात का उत्तर ना दे सके कि आत्मा क्या है, उसका क्या रूप व रंग है तथा उसका आकार कैसा है। लोगों को भी आत्मा के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। आत्मा को भौतिक पदार्थ से भिन्न बताया गया। आत्मा को ना आंखों से देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। राइट, ऑब्वियसली सी बात है, आत्मा को किसी ने आज तक नहीं छुपाया, इसलिए इसके अस्तित्व को प्रयोग के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अतः आत्मा एक आध्यात्मिक विद्या संबंधी थियोलॉजिकल धारणा है। इसकी वैज्ञानिक परीक्षा नहीं हो सकती। मनोविज्ञान को यह वैज्ञानिक स्तर पर लाना है तो उसे वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी। अतः यह परिभाषा अवैज्ञानिक होने के कारण पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी गई है। इस संदर्भ में रॉस महोदय ने कहा है, पहले विज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि हम इस प्रश्न को का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि आत्मा क्या है, इसके क्या रंग ढंग है। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कि मनोविज्ञान को कुछ टाइम तक आत्मा का विज्ञान माना गया है और 16वीं शताब्दी में इसको अस्वीकार कर दिया गया है। सेकंड है आपका हमारा मन का विज्ञान। मतलब कुछ लोगों ने क्या है, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा, कि मतलब कि मन का अध्ययन करना। 17वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझने में कठिनाई महसूस हुई तो कुछ दार्शनिकों ने मन का विज्ञान कहा। इटली के दार्शनिक पोम्पान जी ने
पंपा जी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क अथवा मन का विज्ञान बताया। जॉन लॉक ने ब्रिटिश का नींव डाला तथा उसके साहचर्यवाद ने मनोविज्ञान को शताब्दी तक प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता रहा है। मतलब कि 16वीं शताब्दी में आपको आत्मा का, सॉरी 17वीं शताब्दी में, फिर 18वीं में, 18वीं में किसको माना गया? मन के विज्ञान को। अब देखते हैं 19वीं में कौन आता है। परंतु मन के संबंध में भी यह प्रश्न उठना ही कठिन था जितना कि आत्मा के रूप में। मन में किस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, मन कहाँ स्थित है तथा उसका क्या आकार है, ये कोई नहीं बता सकता। अतः मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दी। वीएन झा महोदय ने मन के स्वरूप को अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान के मन के विज्ञान के रूप में भी किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। मतलब कि साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि जो साइकोलॉजी है, वो जो मनोविज्ञान है, वो क्या है? चेतना का विज्ञान है। तो 19वीं शताब्दी में ये आए हमारे महोदय जी, जिन्होंने कहा है कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है। इस विचारधारा के समर्थक विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स जेम्स सली, आदि हैं। विलियम जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान की परिभाषा कुछ रूप में दी है। चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन व्याख्या करता हो। कुछ मनोवैज्ञानिक का यह मानना था कि उक्त परिभाषा एकांगी है, क्योंकि इस परिभाषा में मन के केवल चेतन स्तर पर ध्यान दिया गया है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान चेतन, शब्द समोहन, विच्छिन्नावस्था आदि अचेतन, अर्धचेतन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनुष्य के सभी अनुभव चेतन नहीं होते, बल्कि अधिकांश अनुभव अनुभव अचेतन स्तर पर होते हैं। मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। चूंकि चेतन का अनुभव विषय है, यह साकार और सत्य वस्तु नहीं है, अतः इसका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। यह व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु है। चेतना का अध्ययन अंतर्दर्शी विधि द्वारा संभव है, इसलिए अंतर्दर्शी विधि को विधि के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सका। मतलब कि पहले इसने अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई। अब देखते हैं आगे क्या क्या खोती है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक के विषय के रूप में प्रतिपादित करने के लिए अंततः इस अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब आते हैं 20वीं शताब्दी में व्यवहारियों ने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में व्यवहारिक मनोविज्ञान प्रो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। गैरेंट ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन बतलाया और मनोविज्ञान की विषय वस्तु को मानव क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, व्यवहारवादियों के अनुसार बताया गया। मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा जा सके, सुना जा सके, व्यवहार को देखा, अनुभूत किया, परखा जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बिहेवियर का प्रचलन जेबी वॉटसन ने किया। वॉटसन महोदय के अनुसार व्यवहार एक क्रिया है, एक एक्शन है, जिसे वस्तुगत रूप से देखा जा सकता है। ऑब्वियसली सी बात है यार, हम किसी के बिहेवियर को जान सकते, देख सकते, समझ सकते हैं। सभी प्राणी व्यवहार करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर सबका व्यवहार है अपने-अपने। जैसे कि एक पालतू कुत्ता है, तो वो भी, उसका भी कहीं न कहीं अपने मालिक के प्रति जो व्यवहार है, जो भावनाएँ हैं, वो क्या है? एक व्यवहार ही तो है, जिसको हम आसानी से समझ परख सकते हैं कि हाँ, ये इसका व्यवहार है, इसका बिहेवियर है, ये एक्शन है, ये शो हो रहा है। पशुओं का व्यवहार भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इस संदर्भ में जेम्स डेवन ने कहा, मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। जेम्स डेवन ने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान का दर्जा दिया, क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान वैज्ञानिक कसौटियों, क्रमशः निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन पर सत्य साबित होता है। मनोविज्ञान के समान नियमों पर न तो परिस्थितियों का प्रभाव है, ना ही जीवन समाज के मूल्य मान्यताओं का। इसका संबंध जैसा वह है वैसे ही होता है। मनोविज्ञान को व्यक्ति की क्रियाओं का भी विज्ञान कहा गया। वर्तमान समय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा प्राणी की क्रियाओं के अध्ययन से किया। प्राणी मतलब कि मनुष्य के अध्ययन से के रूप में किया, जिससे अनुभूति और व्यवहार सम्मिलित है। इस प्रकार परिभाषा में क्रिया शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। इस प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, चेतन, अचेतन क्रिया आदि समावेश हो जाती। इन संदर्भ में मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को परिभाषा करते हुए कहा है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान का अर्थ व समर्पण अधिक स्पष्ट कर निम्नलिखित
परिभाषाओं के आधार पर किया जा सकता है। अब आते हैं कि कुछ परिभाषाएं स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी ही सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं समायोजन कार्यों तथा अनुभव से है। साइकोलॉजी डील्स विथ रिस्पॉन्स टू एनी एंड every kind of a situation that life present by response or behavior is meant all forms of process adjustment activities and expression of the organized। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जेम्स डेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जिसके वो अंतर्गत के मानव भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। मैकडोगल के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक से खोज से है। मन के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विधायक है। पिल्सबरी मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जाती है। आर एस थॉल्सन ने महोदय ने बताया है कि जो साइकोलॉजी वो मानव अनुभव और व्यवहार का विधायक है। गैरिश व अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी का संबंध प्रत्यक्ष मानव से है, मतलब कि किससे है, कंसर्न विद द ऑब्जर्वर ह्यूमन बिहेवियर। कार्लसिक ने महोदय ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। तो कुछ हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उनको आप लिख सकते हैं। इनमें से 3-4 भी आप राइटर के नाम, वैज्ञानिकों के नाम के साथ उनकी डिफिनेशन देंगे तो भी आपके बहुत अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कॉपी में, और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखेगी कि हाँ आपने जो बच्चा है उसने क्या है कि पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करा है कि किसके क्या क्या विचार थे, उसने उस विचार को बताया। अब आती प्रकृति। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का मानव व्यवहार के रूप में परिणाम सर्वमान्य है। इस मान्यता का मुख्य कार्य यह है कि व्यवहार में प्राणी की सभी प्रकार क्रियाएं आ जाती हैं। साथ ही साथ इस परिभाषा में मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रकृति के बारे में प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान क्या है। यदि विज्ञान किस प्रकार का है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव या दोनों। विधायक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन ज्यों का त्यों किया जाता है। यह विशेषता मनोविज्ञान में ही विद्यमान होती है, जबकि नियामक विज्ञान में तथ्य क्या होना चाहिए। मनोविज्ञान में भी इस प्रश्न का उत्तर खोजा जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान में क्या है तथा क्या होना चाहिए। दोनों प्रश्नों को अध्ययन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति की जानकारी व अर्थ व परिभाषाओं के गहन से अध्ययन इसकी प्रकृति संबंध में अर्धलिखित तथ्य सामने आते हैं। पहला है आपका मनोविज्ञान मनुष्य और पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है। यस, बिल्कुल। इसके अंतर्गत मनुष्य व पशु पक्षियों की बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा इसके अंतर्गत मनुष्य व पशु पक्षियों के व्यवहार के जन्मजात पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ हमारा इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के व्यवहार संबंधी नई नई समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। फिफ्थ हमारा इसके अंतर्गत मनुष्य व पशु पक्षियों के व्यवहार को समझा जाता है, उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। सिक्स है हमारा मनोविज्ञान है एक विधायक वस्तुपरक विज्ञान है जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत व नियम भी वस्तु निर्मित सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। सेवंथ में मनोविज्ञान विधायक विज्ञान होते हुए भी पूर्ण रूप शुद्ध विज्ञान का अंग नहीं है। वास्तव में यह निकटतम शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में होता है। एट हमारा इसके अंतर्गत समिष्ट व्यक्ति दोनों की विशेषताओं को विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब इनके कुछ क्षेत्र हैं। क्षेत्र में आता है हमारा सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, समाज, शारीरिक। सामान्य में क्या होगा, जनरल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत सामान्य परिस्थिति में सामान्य पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसके वंशानुक्रम व पर्यावरण बुद्धि मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। असामान्य में क्या है कि इसके अंतर्गत असामान्य मनुष्यों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी जो भावना ग्रंथि, मानसिक रोग, दिवा, स्वप्न, मानव विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक की चिकित्सा आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनके समाधान के उपाय खोजे जाते हैं। तीसरा हमारा सोशल साइकोलॉजी। मानव एक सामाजिक प्रणाली है। व्यक्ति अकेले में जिस प्रकार का व्यवहार करता है, समूह में पढ़कर उसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। समाज का अपना एक अलग व्यवहार होता है क्योंकि समाज का मन प्रचार, विज्ञापन आदि से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप मनोविज्ञान की यह इस शाखा में इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि इसके अंतर्गत बालक के सामाजिकरण, व्यक्तित्व का अध्ययन, सामूहिक भीड़, प्रेरणा आदि
का भी अध्ययन किया जाता है। शारीरिक शारीरिक मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नाड़ी मंडल, मांसपेशियों, ज्ञानेंद्रियों, ग्रंथियों आदि के विषय का अध्ययन किया जाता है। संक्षिप्त रूप से यह कहा जा सकता है कि हम उन्हीं सारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसका प्रभाव मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है। तो ये हमारे थे विषय वस्तु के क्षेत्र। अब है हमारा 5वां बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी। वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के व्यक्तित्व विकास की समस्या, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि विभिन्नताओं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिशु इम्पैक्ट साइकोलॉजी इस प्रकार इस शाखा में अंतर्गत शिशु के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साथ ही में विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान एडोसलेंट एलोचिस्केंट साइकोलॉजी किशोरावस्था व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस अवस्था के संदर्भ में स्टेनली हॉल ने कहा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। इस प्रकार अवस्था में मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक अध्ययन उनके व्यवहार का अध्ययन इसी अवस्था में काम भावना जागृत और अनेक समस्याएं खड़ी कर देती है। पौड़ पौड़ मीन्स अडल्ट अडल्ट साइकोलॉजी चूंकि पौड़ों का सॉरी पौड़ों का मन बालक व किशोर के मन से विभिन्न होता है। उनमें विचारों व सामयिक परिपक्वता आ जाती है। पौड़ों के मानसिक विकास का अध्ययन पौड़ मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे विकासशील देश इसके अध्ययन की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर पौड़ शिक्षा और शैशव अवस्था में ही की जाती है। व्यक्ति मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक परा मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, मिलिट्री मनोविज्ञान, ये सब आपके जो कुछ पॉइंट्स थे सारे मनोविज्ञान के क्षेत्र और विषय वस्तु आप इनमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट भी लिख देते हैं और उनको आप अच्छे से डिफाइन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और आपके क्वेश्चन को ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है। शिक्षा और अधिगम के मनोविज्ञान के पहलू से यह विवेचना कीजिए। शिक्षा का पहले तो हम इसमें लिखेंगे शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा कैसे बना। ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना व सिखाना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। इंग्लिश में इसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन एजुकेटम व एजुकेटम शब्द ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है अंदर जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना। यह प्रश्न उठता है कि अंदर से आगे बढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो पहले आप शिक्षा को डिफाइन करेंगे, फिर उनके कुछ जो हमारे वैज्ञानिक थे जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, सुकरात, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डेवी, आप इनके नाम से इनको डिफाइन करेंगे। इस शिक्षा के बारे में क्या बताएं। हमारे जर्मन के शिक्षा शास्त्री फेस्टोलॉजी ने जन्म जा सकते हो कि विकास के रूप में शिक्षा को क्या कैसे प्रभावित किया है, ये भी आप बताएंगे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखेंगे, वो भी हम क्रो के अनुसार कोलेस्किन के अनुसार बताएंगे और उनकी प्रकृति के बारे में लिखेंगे, उसके उद्देश्य लिखेंगे। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास पूरी की पूरी वीडियो बची हुई है। वैसे हम सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, कैसी होनी चाहिए और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, उनकी परिभाषा दीजिए। ये आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की कौन-कौन सी विधियाँ थी। इनकी वैसे भी तो 5 8-7 विधियाँ रही हैं, जिनको आप पढ़ के आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एमएड के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स है, तो उसके लिए भी कमेंट करके हमें सजेशन करें। हम अपनी चीज़ों को सुधार करके आपके सामने अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।